नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक एम्बुलेंस ड्राइवर की है जिनका नाम रामजीत है। तो चलिए अब यह कहानी रामजीत जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामजीत है। लोग मुझे रामू ड्राइवर भी कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से भोपाल के एम्स अस्पताल में एम्बुलेंस चला रहा हूं। इस दौरान मैंने ना जाने कितनी बार मौत को देखा है, कितनी बार लोगों की चीखें सुनी हैं और ना जाने कितनी बार रात के अंधेरे में किसी बेबस को अस्पताल पहुंचाने की होड़ में अपनी जान तक दांव पर लगाई है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से हिला देती हैं। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, जैसे उनके अंदर कोई अधूरी बात, कोई रहस्य छिपा हो। और मेरी कहानी उन्हीं रातों में से एक से शुरू होती है। उस रात भोपाल की सड़कों पर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैं अस्पताल की पार्किंग में अपनी एम्बुलेंस की सीट पर बैठा ऊँघ रहा था। जून का महीना था, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। मेरे मोबाइल में धीमे धीमे अजीब दास्तान है ये बज रहा था और मैं अपने पुराने जमाने की यादों में खोया हुआ था। तभी वायरलेस पर एक आवाज गूंजी, रामजीत भाई, सीहोर रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत निकलो। मैंने झटपट रेडियो बंद किया, बीड़ी बुझाई और इंजन स्टार्ट कर दिया। सायरन की आवाज जैसे रात के सन्नाटे को चीर रही थी। भोपाल की वो खाली सड़कों पर नीली लाल लाइटें लहराने लगीं। सीहोर रोड भोपाल से कुछ बाहर की तरफ पड़ता है। उस रास्ते पर मैं कई बार जा चुका था, लेकिन उस रात जैसे हर मोड़, हर पेड़ कुछ अलग महसूस हो रहे थे। मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन गाड़ी चलाते हुए दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगा था। करीब 20 मिनट बाद जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर सांस अटक गई। एक सफेद स्कॉर्पियो सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा चुकी थी। कार पूरी तरह पिचक गई थी। सामने की सीट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसके बगल में एक लड़की की अधमरी हालत थी। मैंने जल्दी से स्ट्रेचर निकाला और पहले उस लड़की को संभाला। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत धीमी। वो कुछ बुदबुदा रही थी, बचाओ, वो फिर आ जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, बस ऑक्सीजन मास्क पहनाया और उसे एम्बुलेंस में डाल दिया। फिर उस आदमी को निकाला। उसकी हालत बेहद खराब थी। सिर से खून बह रहा था और शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। मैं दोनों को लेकर तुरंत अस्पताल की ओर भागा। एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ सायरन की आवाज और ऑक्सीजन सिलेंडर की सीटी सुनाई दे रही थी। पीछे की सीट पर पड़ी लड़की बीच बीच में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही थी। एम्स पहुंचते ही इमरजेंसी टीम तैयार थी। डॉक्टरों ने दोनों को स्ट्रेचर पर डाला और अंदर ले गए। मैं बाहर खड़ा रहा, जैसे हर बार करता हूं। चेहरे पर पसीना, सांस तेज और आंखों में एक ही सवाल, क्या ये दोनों बचेंगे? करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, लड़की तो बच गई है, लेकिन आदमी नो पल्स, डेड ऑन अराइवल। ये 3 शब्द मैंने सैकड़ों बार सुने हैं, लेकिन हर बार कुछ अंदर से टूटता है। मैंने धीरे धीरे एम्बुलेंस की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, भाई साहब। मैंने मुड़कर देखा। वही लड़की जो अब होश में थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आप ही थे ना जो हमें लाए थे? मैंने सिर हिलाया। हाँ बहन जी, आप चिंता मत करो, अब सब ठीक है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, जो हमें टक्कर मारी वो इंसान नहीं था। मैं ठिठक गया। क्या मतलब? वो कुछ और कहने ही वाली थी कि एक नर्स आई और उसे अंदर ले गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। मेरे मन में एक बेचैनी सी उठी थी। मैंने खुद से कहा, रामजीत, ज्यादा सोच मत, तूने अपना काम किया, अब आगे बढ़। मैंने एम्बुलेंस की पिछली सीट खोली और अंदर झांका। उस आदमी के खून के धब्बे अब भी सीट पर फैले हुए थे, लेकिन एक अजीब बात थी। सीट पर खून के साथ कुछ काले निशान थे, जैसे राख हो जलने के बाद की। मैंने अपनी बीड़ी बुझाने की जगह देखी, वो ठीक से बुझी हुई थी। मतलब ये काले निशान। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, एक बाल्टी पानी लिया और सीट धोने लगा, लेकिन वो काले निशान नहीं गए।
मैंने रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो निशान गाड़ी के अंदर ही समा चुके हों। उस रात मैं घर नहीं गया, अस्पताल के कंपाउंड में ही गाड़ी में लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही लड़की की आवाज कानों में गूंजती। वो इंसान नहीं था। कौन था वो? क्या वो एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या कुछ और? मेरे अंदर कुछ जाग गया था और मुझे पता नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात नींद नहीं आई। अस्पताल की पार्किंग में ही गाड़ी के पीछे की सीट पर लेटा रहा। हर बार आंखें बंद करता तो उस लड़की की आवाज गूंजती। वो इंसान नहीं था। ऐसी बातें मैं अक्सर मरीजों या रिश्तेदारों से सुन चुका हूं, लेकिन ना जाने क्यों इस बार बात अंदर तक उतर गई थी। सुबह होने तक मन अजीब भारीपन से भर गया था। मैंने गाड़ी धोने की एक और कोशिश की, लेकिन वो काले जलन जैसे निशान अब भी वैसे ही मौजूद थे, जैसे सीट की चमड़ी में जलकर समा गए हों। सुबह सुबह नर्स पूजा आई और बोली, रामजीत भैया, कल वाली लड़की कुछ अजीब बातें कर रही है, जरा सुनोगे? मैंने चाय की आखिरी चुस्की ली और बोला, चलो सुन लेते हैं। अब जिज्ञासा मिटी, नहीं तो बाकी काम में मन कैसे लगेगा। वो मुझे वार्ड नंबर 6 में ले गई। लड़की का नाम था नेहा। उम्र होगी कोई 24-25 के बीच। देखने में तो एकदम सीधी सादी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें डर था। ऐसा डर जो मैंने पहले कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखा। मैं उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो बहन जी? अब थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है। वो थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन मेरी आवाज शायद उसे भरोसा दे रही थी। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, जिससे हमारी गाड़ी टकराई वो आदमी हमारे पीछे कब से लग गया था। हम रात करीब 10 बजे होटल से निकले थे। लौटते वक्त महसूस हुआ कि एक काली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। अंधेरा था, लेकिन उस गाड़ी की हेडलाइट अजीब थी, एक लाल और एक नीली, जैसे कोई आंखें चमका रहा हो। मैंने बीच में टोका, अरे बहन जी, हो सकता है कोई नशे में रहा हो। उसने मेरी बात काट दी, नहीं। हम मोड़ बदलते रहे, गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा करते रहे, लेकिन वो गाड़ी हर बार पीछे आ जाती थी, एकदम चुपचाप, बिना आवाज के। और फिर अचानक सामने आकर हमें टक्कर मारी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद उस स्कॉर्पियो को पेड़ से टकराया देखा था, लेकिन उसके अलावा वहां कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। पुलिस भी आई थी और उन्होंने कुछ नहीं बताया दूसरी गाड़ी के बारे में। नेहा फिर बोली, उस आदमी का चेहरा मैंने देखा था। उसकी आंखें एकदम काली थीं और होंठ जैसे सूखे हुए हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान ही नहीं था, कोई परछाई हो। मैं चुपचाप उठ गया। उसे ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं लगा। बाहर आया तो देखा सूरज पूरा निकला नहीं था, लेकिन धूप की किरणें अब कंपाउंड में फैलने लगी थीं। फिर भी मेरे मन में अंधेरा ही था। कुछ था जो मेरी समझ से परे था। कोई हिस्सा अंदर से कह रहा था, यह हादसा नहीं था। उस दिन अस्पताल में ज्यादा कॉल नहीं थे। दोपहर के समय मैं अकेला ही अस्पताल के पास लाल घाटी की तरफ निकल गया। वहां एक पुराना मंदिर है जहां मैं अक्सर खाली वक्त में चला जाता हूं। शांति मिलती है वहां। मंदिर के पुजारी रामदयाल जी मुझे अच्छे से जानते हैं। मैंने उन्हें कल रात की बात बताई। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, भोपाल की ये सड़कें, खासकर सी होर रोड की तरफ वाली, रात में कुछ और ही बन जाती हैं। ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है आपका? उन्होंने धीरे से कहा, सी होर रोड पर जो पुराना श्मशान है, वहां एक जमाने में कई अधजले शव फेंके जाते थे। कहते हैं कुछ आत्माएं वहीं रह गईं, अधूरी, भटकी हुई, और कभी कभी जब कोई उन्हें पार करने की कोशिश करता है तो वो सवारी बन जाती है। मैंने मजाक में कहा, अरे बाबा, आप भी ना। अब भूत प्रेत की बातें कौन मानता है? लेकिन भीतर से मैं हिल चुका था। उस रात की घटनाएं और नेहा की बातें कहीं ना कहीं उस डर को हवा दे रही थी जिसे मैं दबाने की कोशिश कर रहा था। शाम के करीब 7 बजे वायरलेस पर फिर कॉल आया, रामजीत भाई, एक पिकअप है कोलार डैम रोड से, एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया है। मैं गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं सीहोर रोड से गुजरा, कुछ अजीब महसूस हुआ। सड़क सुनसान थी और धुंध सी फैलने लगी थी। सायरन बंद था, सिर्फ गाड़ी की हल्की रफ्तार में टायरों की आवाज थी। लेकिन अचानक सामने कुछ दिखा, एक काली परछाई। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान सड़क पर खड़ा हो। मैंने ब्रेक मारा, झटका लगा, गाड़ी रुक गई। फिर ध्यान से देखा, कुछ नहीं था। मैं बाहर निकला, टॉर्च जलाकर देखा, रास्ता खाली। लेकिन जैसे ही वापस एम्बुलेंस में बैठा, मुझे पीछे सीट से आवाज आई, वो फिर आ गया है। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, गाड़ी में कोई नहीं था। पसीना पसीना हो गया मैं।
उस वक्त ना कोई मरीज था, ना कोई साथी, सिर्फ मैं और मेरी एम्बुलेंस। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी दौड़ा दी। कुछ भी हो, उस जगह से दूर निकलना था। पिकअप की जगह पहुंचा, बुजुर्ग को उठाया और सीधे अस्पताल लेकर आया। वो रात फिर अस्पताल में ही गुजरी, लेकिन अब मैं गाड़ी में नहीं सोया। गार्ड रूम में ही एक बेंच पर लेट गया, पर नींद फिर भी नहीं आई। रात भर करवटें बदलता रहा, जैसे कोई पास में बैठा हो, बस कुछ कहने ही वाला हो। लेकिन जब आंख खोलता, सन्नाटा होता। अस्पताल की दीवारें, पंखे की आवाज और हल्की हल्की अजनबी सी गंध। कुछ तो था जो बदल चुका था। सुबह उठकर सबसे पहले एम्बुलेंस चेक की। दरवाजे खोलते ही झटका सा लगा। सीट के ठीक पीछे अंदर की दीवार पर उंगलियों के निशान थे, काले जले हुए उंगलियों के। मैंने धीरे से उन निशानों पर हाथ फेरा और फिर झट से पीछे हट गया। ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था वो हिस्सा। धूप तो तेज थी, पर गाड़ी के अंदर जैसे किसी फ्रीजर में बैठा हूं। उस दिन पहली बार मैंने एम्बुलेंस को बाहर धोने की बजाय अस्पताल के गेट के पास खुले मैदान में खड़ा किया। कई लोग आते जाते देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। करीब 11 बजे एक कॉल आया। रामजीत भाई, बाईपास रोड से एक एक्सीडेंट केस आ रहा है। 2 लोग हैं, सीरियस हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। साथ में मेरा हेल्पर दीपक भी था। अच्छा लड़का है, नया है, पर काम में चौकस। रास्ते में दीपक बोला, भैया आप ठीक लग नहीं रहे हो आजकल, कुछ हुआ है क्या? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बस नींद पूरी नहीं हो रही, बाकी सब ठीक है। पर मैं जानता था सब ठीक नहीं है। बाईपास के पास पहुंचे तो नजारा एक बार फिर डराने वाला था। एक बाइक और एक ट्रक की टक्कर हुई थी। बाइक सवार दोनों जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ। लोग जमा थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। हमने जल्दी जल्दी दोनों को स्ट्रेचर पर डाला और गाड़ी में शिफ्ट किया। एक की हालत बहुत खराब थी। दीपक उसे ऑक्सीजन लगा रहा था और मैं स्पीड बढ़ा चुका था। लेकिन जैसे ही हमने रास्ता मोड़ा, दीपक चीख पड़ा, भैया कोई पीछे बैठा है। मैंने एक झलक रियर मिरर में देखा। पीछे की सीट पर, जहां कोई नहीं होना चाहिए था, वहां एक साया सा दिखा। काला, झुका हुआ, चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने गाड़ी को रोका नहीं। हॉस्पिटल अभी भी 7 से 8 मिनट दूर था। मेरा पूरा ध्यान रास्ते पर था, लेकिन दिल जैसे उबल रहा था। पीछे की सीट पर फिर सरसराहट हुई, जैसे कोई बैठकर सर हिला रहा हो। दीपक कांपते हुए बोला, भैया वो जो बैठा है उसके पैर नहीं हैं, वो हवा में लटक रहा है। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। हॉस्पिटल पहुंचते ही दोनों मरीजों को उतारा। डॉक्टरों ने तुरंत ले लिया। पर जब मैं गाड़ी का पिछला दरवाजा बंद करने गया, वहां कुछ नहीं था, पर सीट पर गीले पैर के निशान थे, जैसे कोई नदी से उठकर गाड़ी में बैठा हो। उसी रात मैंने अस्पताल के सीनियर डॉक्टर रघुवंशी से बात की। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए धीरे से कहा, रामजीत, मैं 22 साल से इस अस्पताल में हूं, पर कुछ गाड़ियां होती हैं जिनमें हादसे रह जाते हैं। कुछ सवारियां लौटती नहीं और कुछ रुक जाती हैं। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने गहराई से मेरी आंखों में देखा। मतलब, हो सकता है तुम्हारी एम्बुलेंस में कोई सवारी अभी भी हो। उस रात मैं गाड़ी से दूर ही रहा। मंदिर जाकर माथा टेका, पर मन शांत नहीं हुआ। रात के करीब 2 बजे अस्पताल की बिल्डिंग के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जोर से रो रहा हो। गार्ड को लेकर पीछे गया। वहां एक छाया सी खड़ी थी। मैंने टॉर्च मारी तो वो एकदम हवा में गायब हो गई। गार्ड ने मेरी तरफ देखा और बस एक बात कही, सर, ये तीसरी रात है जब वहीं रोने की आवाज आई है। अब मुझे लगने लगा था जो हो रहा है वो मेरे बस की बात नहीं है। यह सिर्फ हादसे नहीं है, कुछ जुड़ा हुआ है जो मेरी एम्बुलेंस, मेरी ड्यूटी और शायद मुझसे भी जुड़ चुका है। पर अब सवाल यह था, मैं इस सवारी को कैसे उतारूं? मैं कई रातों से नींद नहीं ले पाया था। आंखें भारी रहती, पर दिल और दिमाग दोनों जैसे हर वक्त चौकन्ना रहते। हर आवाज अब डराती थी। दरवाजा खुले, खिड़की से हवा आए या एम्बुलेंस की सायरन बज उठे, मैं चौंक जाता। उसी हालत में एक दिन सुबह की ड्यूटी खत्म कर मैं अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने चला गया। वहां की लाइब्रेरी जैसी जगह है जहां पुराने एक्सीडेंट केस फाइल्स, रिपोर्ट्स और पुलिस एंट्री सब संभाल कर रखी जाती हैं। मैंने पिछले 1 साल के सभी एक्सीडेंट केस उठाए जिनमें मौत एम्बुलेंस में ही हुई हो। करीब 9 केस मिले, पर एक केस पर आकर हाथ थम गया। दिनांक 14 जुलाई, स्थान पालीगंज हाईवे, मृतक अंजलि देवी, उम्र 27,
रोहित, उम्र 4। ये वही केस था जिसे मैंने अपनी पहली रात एम्बुलेंस चलाते हुए उठाया था, और वही जहां से ये सब शुरू हुआ। रिपोर्ट में साफ लिखा था, महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। बच्चा गंभीर हालत में था, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसकी भी मौत हो गई। मैंने रिपोर्ट बंद की, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। इस केस की फाइल में एक फोटो भी थी, धुंधली सी, पर उसमें वही बच्चा था जिसकी उंगलियां मेरी सीट पर दिखी थी। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया, पालीगंज हाईवे जाऊंगा, उसी जगह जहां एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन छुट्टी ली और अकेले बाइक से निकल पड़ा। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन मन भारी होता जा रहा था। गांव के लोग रास्ते में दिखते, पर सब कुछ अजीब शांत था। कोई आंख में आंख डालकर नहीं देखता। पालीगंज पहुंचकर पूछताछ शुरू की। एक चाय वाले से बात की तो उसने नाम सुनते ही चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद बोला, साहब, वो औरत तो मर चुकी थी, पर उसके साथ कुछ और भी गया था। लोग कहते हैं बच्चा सही से मरा नहीं था, कुछ था उसमें। मैंने पूछा, मतलब? वो धीरे बोला, मतलब कुछ कह नहीं सकते, पर जब उस एम्बुलेंस में उसका शरीर गया तो वो रात आज तक किसी ने नहीं भूली। रात को वहीं रुकने का सोचा। एक सस्ते से लॉज में कमरा लिया, लेकिन सोने से पहले ही खिड़की के बाहर कुछ अजीब देखा। एक साया जो सीधा मुझे देख रहा था। भागा नीचे, देखा कोई नहीं। अगले दिन वापसी के समय एक बार फिर उसी एक्सीडेंट वाली जगह से गुजरा। रुक गया। सड़क के किनारे अब भी ब्लैक निशान थे, जैसे आग जली हो, और वहीं एक छोटा सा लाल कपड़ा पड़ा था, बच्चों का रुमाल जैसा। मैंने झुककर उठाया और तभी एक अजीब सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे कानों में किसी बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई दी, पापा चलो ना घर। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। उस शाम जब अस्पताल पहुंचा तो एम्बुलेंस अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई मिली। किसी ने स्टार्ट भी नहीं की थी, फिर भी उसका बोनट गर्म था, जैसे अभी अभी चलाकर कोई आया हो। मैंने दीपक से पूछा, गाड़ी किसी ने चलाई क्या? वो बोला, नहीं भैया, आप ही तो चाबी लेकर गए थे, दिन भर यहीं खड़ी थी। मैं अब समझ गया था, जो साया है वो सिर्फ मेरी गाड़ी तक सीमित नहीं रहा, अब वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा है। उसे कुछ अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा जो उस रात पूरा नहीं हुआ, या फिर कोई वादे जैसा जो निभाया नहीं गया। और अब शायद मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूं। उस रात के बाद मैं टूट गया था। हर रोज की नींद जैसे किसी ने छीन ली थी। खिड़की, दरवाजा, बत्ती सब बंद होते हुए भी ऐसा लगता कि कोई है, कोई जो देख रहा है। मैंने डिसाइड किया, अब एम्बुलेंस नहीं चलाऊंगा। अस्पताल के मैनेजर से मिला, सर तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन छुट्टी चाहिए। वो समझदार था, बोला, रामजीत तू 1 महीने की छुट्टी ले ले, गाड़ी कोई और संभाल लेगा। मेरे चेहरे पर थोड़ी राहत आई। मैं गांव लौट गया। कुछ दिन घर पर रहा, खेत देखा, बगिया देखी, लेकिन जो डर दिल में था वो नहीं गया। अंधेरा होते ही वही आवाजें, वही साया, और अब तो कभी कभी मेरे सपनों में भी वही बच्चा आ जाता, हाथ फैलाए, कहता, पापा मुझे घर ले चलो। शरीर कांप जाता। एक दिन शाम को फोन आया, रामजीत भाई, दीपक नहीं रहा। मैं सन्न रह गया। कैसे? उसी एम्बुलेंस में था, किसी केस को ले जा रहा था। बीच रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। फोन हाथ से गिर पड़ा। दीपक, जो कभी डरता नहीं था, जो हंसी में बातों को उड़ा देता था, वो ऐसे कैसे जा सकता है? मैं वापस अस्पताल गया। लोगों की आंखों में डर था। कोई एम्बुलेंस के पास तक नहीं जा रहा था। गाड़ी वहीं खड़ी थी, दरवाजा आधा खुला, सीट पर वहीं पुरानी खरोंचें, लेकिन अब एक और नई बात, डैशबोर्ड पर खून के छींटे। कोई साफ नहीं करना चाहता था। मैनेजर मेरे पास आया, रामजीत, हम सबको तू ही चाहिए, तू ही इस गाड़ी को जानता है, और अब दीपक भी नहीं रहा। मैं मना करना चाहता था, दिल कह रहा था नहीं, लेकिन आंखों में दीपक का चेहरा घूम गया। मैं भाग नहीं सकता था। अगली रात मैंने फिर से वही यूनिफॉर्म पहनी, चाबी हाथ में ली, गाड़ी का दरवाजा खोला। वो जानी पहचानी कट-कट आवाज फिर आई। बैठा, इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी एकदम से चालू हो गई, जैसे वो मुझे ही चाहती हो। पहली रात फिर से शुरू हुई। केस मिला, एक एक्सीडेंट मरीज जिसे लोधी मोड़ से उठाना था। मैं गाड़ी लेकर पहुंचा। सड़क एकदम सुनसान थी, सिर्फ पुलिस की एक जीप और एम्बुलेंस की रोशनी।
मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर जैसे ही मैं एम्बुलेंस में घुसा तो एक साया एक कोने में बैठा दिखा। छोटा, झुका हुआ बच्चा। मैंने आंखें मल कर दोबारा देखा, कोई नहीं था। रास्ते में मरीज बार बार बोल रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे पकड़ रहा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, पर गाड़ी की खिड़कियों पर धुंध थी और उस धुंध में 2 उंगलियों के निशान, जैसे कोई अंदर देखना चाहता हो। अस्पताल पहुंचे, मरीज को उतारा गया, लेकिन जैसे ही मैं वापस लौटा तो देखा मेरी सीट पर कोई बैठा था, सफेद कपड़े में, गर्दन झुकी हुई। बच्चा नहीं, अब एक औरत थी। मैं डर के मारे बाहर भागा। स्टाफ आया, चेक किया, कोई नहीं था। उस रात नींद नहीं आई। मैं समझ गया था, अब सिर्फ बच्चा नहीं, उसकी मां भी मेरे साथ है। शायद दोनों कुछ चाहते हैं। शायद मैं ही अकेला बचा हूं जो उन्हें समझ सकता है। अब मैं हर रात उसी गाड़ी में होता हूं। हर केस के साथ कोई ना कोई निशानी जुड़ती है, पर अब मैं डरता नहीं। अब मैं जानना चाहता हूं, आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? क्या अधूरा है जो अब भी इन रूहों को चैन नहीं लेने दे रहा? कई रातें बीत चुकी थीं। अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अब मैं समझना चाहता था कि कौन है ये बच्चा और उसकी मां। क्यों बार बार मेरी गाड़ी में लौट आते हैं? एक रात अस्पताल की कैंटीन में बैठा था, थक चुका था। तभी एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड आया, सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो अब तक किसी और में नहीं देखा। उसने मेरी तरफ देखा, बोला, तू ही है ना रामजीत, जो उस एम्बुलेंस को चलाता है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो बैठ गया, बोला, मुझे सब याद है जो उस रात हुआ था। मैं चौंक गया। आप वहां थे? उसने चाय की एक चुस्की ली और बोला, हाँ, मैं था उस रात की चौथी ड्यूटी पर, जब पहली बार वो बच्चा उस गाड़ी में लाया गया था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जैसे अतीत में झांक रहा हो। वो केस कुछ अलग था। एक्सीडेंट नहीं था, आत्महत्या भी नहीं। बच्चा मरा हुआ था, लेकिन शरीर पर एक भी चोट नहीं। और मां पूरी तरह पागल हो चुकी थी। कहती थी, मेरे बेटे को एम्बुलेंस वाले ने ले लिया। बार बार यही दोहराती थी। डॉक्टरों ने कहा मानसिक संतुलन खो बैठी है। उसे उसी एम्बुलेंस में भेजा गया था, मानसिक अस्पताल। पर रास्ते में वो रुक गया। क्या हुआ रास्ते में? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। वो औरत रास्ते में गायब हो गई। मैं सन्न रह गया। गायब? मतलब? दरवाजा अंदर से बंद था। ड्राइवर कहता रहा कि उसने बीच रास्ते में कोई ब्रेक नहीं लिया, लेकिन जब गाड़ी अस्पताल पहुंची तो औरत वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी साड़ी का एक टुकड़ा सीट पर पड़ा था और दरवाजे पर खून की 2 उंगलियों के निशान, वही निशान जो मैंने खुद देखे थे। उसके बाद बूढ़ा बोला, वो एम्बुलेंस अजीब हो गई। कभी सीटी अपने आप बजने लगती, कभी इंजन खुद चालू हो जाता। कई बार मरीज कहते, उन्हें कोई सफेद औरत दिखती है गाड़ी में। मैंने उससे पूछा, क्या उस बच्चे का नाम या पता किसी को पता चला था? उसने सिर झटक दिया। औरत अपना नाम माया बताती थी, बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। माया, नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिछले हफ्ते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो मेरी जीभ से यही निकला था, माया। लेकिन मैं तब जानता नहीं था कि यह नाम कहां से आया। बूढ़ा फिर बोला, मुझे एक बात याद है, माया बार बार एक ही जगह का नाम लेती थी, नवाबगंज के खंडहर। कहती थी वहीं से सब शुरू हुआ। उस रात मैं सो नहीं पाया। अब मेरे सामने एक नाम था, माया। एक जगह थी, नवाबगंज के खंडहर, और शायद वहां मेरा अगला जवाब था। अगली सुबह मैंने छुट्टी ली। एम्बुलेंस वहीं खड़ी रही। मैं अकेले ही निकला, सिविल कपड़ों में, मोबाइल, टॉर्च और पानी की बोतल लेकर। नवाबगंज शहर से थोड़ा बाहर, जंगल के पास कुछ टूटे फूटे मकान, एक पुराना स्कूल और कुछ लोग जो अब वहां नहीं रहते। मैं जब वहां पहुंचा तो सब कुछ वीरान था। पेड़ों की झुरमुट में एक टूटी हुई हवेली जैसी जगह दिखी। यही होगा खंडहर। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। दीवारों पर बच्चों की उखड़ी तस्वीरें, एक पुराना झूला और बीच में एक कमरा। अंदर घुसते ही लगा जैसे किसी ने मुझे देख लिया। कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था, मुझे वापस ले चलो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और कोनों में रोशनी की। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, पापा। मैं पलटा, कोई नहीं। लेकिन अब समझ आ गया था, ये सिर्फ आत्माएं नहीं थीं,
ये अधूरी कहानियां थीं। कोई था जो सच्चाई बताना चाहता था। नवाबगंज से लौटते वक्त मेरे दिमाग में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मुझे वापस ले चलो। किसे वापस ले जाना है? क्यों? रास्ते भर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात तय थी, ये मामला बस कोई सामान्य आत्मा की कहानी नहीं है। इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो किसी ने अब तक छुपा रखा था। अगले दिन अस्पताल पहुंचा। सुबह की ड्यूटी नहीं ली, सीधा रिकॉर्ड रूम चला गया। पुराना कमरा जहां हर रोगी, हर घटना, हर एम्बुलेंस कॉल की फाइल रखी होती है। अंदर एक अधेड़ उम्र का बाबू बैठा था, नाम था घनश्याम। मैंने धीरे से पूछा, घनश्याम जी, एक केस ढूंढना है, कोई 10-12 साल पुराना। उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, नाम? मैं बोला, एक औरत, नाम था माया, मानसिक रोगी थी, एम्बुलेंस में भेजा गया था, लेकिन रास्ते में गायब हो गई। घनश्याम चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। तू रामजीत है? मैं थोड़ा घबराया। हाँ, पर आपको कैसे पता? वो चुप हो गया, फिर उठा, पुराने रैक में गया। करीब 15 मिनट बाद एक धूल भरी फाइल निकाली, जिस पर लिखा था 302 बी, मेंटल केस, एम्बुलेंस डिसएपरेंस। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने फाइल खोली। पहला पेज, मरीज का नाम माया देवी, उम्र 22, स्थिति अत्यधिक मानसिक अस्थिरता लाया गया। पुलिस द्वारा नवाबगंज से विशेष नोट, बेटे की मृत्यु के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ा। अगले पन्ने पर डॉक्टर की रिपोर्ट थी। महिला बार बार एक बात दोहराती है, मेरा बेटा अभी जिंदा है, अस्पताल में नहीं, एम्बुलेंस में है। एक जगह लिखा था, महिला ने अस्पताल के अंदर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। पर जो बात मेरे होश उड़ाने वाली थी वो आखिरी पन्ने पर थी। ड्राइवर की रिपोर्ट, नाम जगदीश प्रसाद, गाड़ी नंबर UP/22G/399, शून्य रिपोर्ट, तारीख 17 जून। मैंने महिला को सही सलामत गाड़ी में बैठाया। रास्ते में गाड़ी अपने आप बंद हो गई। जैसे ही फिर से चालू की, महिला पीछे नहीं थी। दरवाजे बंद थे, सिर्फ सीट पर उसका दुपट्टा और खून के 2 निशान थे। यह वही गाड़ी थी जिसे अब मैं चला रहा हूं। मैंने पूछा, घनश्याम जी, इस ड्राइवर जगदीश का कोई पता है? उसने धीरे से कहा, ड्राइवर अब ड्यूटी पर नहीं है, 2 साल पहले ही मर गया। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, उसकी लाश उसी एम्बुलेंस में मिली थी, बिना किसी चोट के, बस उसकी आंखें खुली थीं और उसके होंठों पर था एक बच्चा मुस्कुरा रहा था। मुझे अब सब जोड़ने में देर नहीं लगी। माया का बेटा कभी अस्पताल नहीं पहुंचा था, वो एम्बुलेंस में ही मरा और माया का दिमाग वहीं अटक गया। अब वो बार बार वही गाड़ी चुनती है, वही रास्ता, ताकि शायद कोई उसे और उसके बेटे को एक साथ वहां पहुंचा सके जहां वो जाना चाहती है। लेकिन अभी भी एक बात अधूरी थी। माया की मौत की आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं थी। फाइल के आखिरी नोट में लिखा था, माया देवी को मानसिक अस्पताल की ओर भेजा गया। उसके बाद संपर्क टूट गया। कहां गई, कब गई, कोई जानकारी नहीं। उस रात मैंने फिर से उसी गाड़ी की ड्यूटी ली। रात का समय, रास्ता सुनसान, गाड़ी में कोई मरीज नहीं, बस मैं और शायद कोई और। पीछे शीशे में देखा, कोई नहीं। फिर सीट पर देखा, वहां कुछ लिखा था, मेरी ही हैंडराइटिंग में, पर मैंने लिखा नहीं था, अब मुझे वापस ले चलो। उस रात मैंने तय कर लिया था, अब बात खत्म करनी ही होगी। जो भी है, जैसा भी है, मुझे उस औरत की अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। जब एक बार इंसान को कोई बात चुभ जाती है ना, तो चैन से जीना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए अब चैन की नींद नामुमकिन हो चुकी थी। ड्यूटी पे पहुंचा तो जग्गू ने पूछा, आज फिर वही गाड़ी? तू ठीक तो है ना? मैं बस मुस्कुरा दिया। कुछ हिसाब अधूरा है जग्गू भाई, आज उसे पूरा करने निकला हूं। रात के करीब 9:30 बजे मैंने एम्बुलेंस उठाई। वही पुरानी गाड़ी, U62G 3990। इंजन चालू किया तो अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। मैंने खुद को समझाया, रामजीत, तुझे वहम हो रहा है, ध्यान रख। मैंने गाड़ी बिना मरीज लिए चलानी शुरू की। रास्ता वही लिया, नवाबगंज वाला। क्यों? क्योंकि पहली बार वहीं से केस आया था, और अगर मुझे माया की कहानी पूरी करनी है तो शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से सब शुरू हुआ। रात के अंधेरे में वो रास्ता और भी डरावना लगता है। सड़क सुनसान, सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइटें और सामने दूर दूर तक कुछ नहीं। लेकिन अचानक गाड़ी के भीतर ठंड बढ़ने लगी, पसीना सूख गया। मैंने शीशा चेक किया, सब बंद।
फिर पीछे देखा, कोई नहीं था, पर सीट पर फिर वही शब्द उभर आए थे, अब मुझे वापस ले चलो। मैंने गाड़ी रोक दी। सामने देखा तो एक बोर्ड था, पुराना नवाबगंज मानसिक अस्पताल, 3 किलोमीटर। एकदम झटका लगा। मैंने तो कभी ये रास्ता लिया ही नहीं। ये रास्ता तो 2010 में बंद कर दिया गया था, वहां अब कुछ भी नहीं था। फिर ये बोर्ड क्यों? पर मन नहीं माना। गाड़ी मोड़ी और उस बोर्ड के रास्ते चल पड़ा। 3 किलोमीटर की दूरी जैसे 30 किलोमीटर बन गई। जंगल के बीच से रास्ता गुजर रहा था। सड़क टूटी फूटी, पर मेरी गाड़ी बिना झटके के चली जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रास्ता दिखा रही हो। और फिर एक वीरान सा बड़ा सा गेट सामने आया। उस पर जंग लगा था, पर नाम अब भी पढ़ा जा सकता था, मानसिक आरोग्य केंद्र नवाबगंज। मैंने गाड़ी रोकी, हिम्मत करके गेट खोला, अंदर गया। घुप अंधेरा, पर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। शरीर सुन्न। एक पल को लगा जैसे कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया हो। मैंने घबराकर इग्निशन चालू किया। गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, और तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई, अब सही जगह है ना? मैंने धीमे से गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, पर सीट पर एक औरत की परछाई दिखी। उसी के बगल में एक बच्चा, और दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर औरत बोली, अब मुझे डर नहीं लगता। गाड़ी अपने आप चालू हुई। एक्सीलरेटर दबाए वो आगे बढ़ने लगी। अस्पताल के भीतर एक बड़ा सा बरामदा आया, जहां कभी मरीज रखे जाते थे। वहीं एक टूटे पलंग पर गाड़ी अपने आप जाकर रुकी। औरत और बच्चा उतर गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। बस हवा में एक आखिरी आवाज गूंजी, शुक्रिया रामजीत। मैं वहीं कुछ देर बैठा रहा। ना डर लगा, ना हैरानी हुई, बस दिल हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस रात में वापस आया। गाड़ी उसी तरह चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह डिपो पहुंचा तो जग्गू ने पूछा, क्या हुआ? मैं मुस्कुरा दिया, अब सब ठीक है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि फाइल 302B में एक और नाम था। एक नर्स जिसने माया को आखिरी बार देखा था और जिसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। नाम था सुशीला देवी। अब मुझे उसे खोजना था। जब मैं अगली सुबह उठा तो तन से ज्यादा मन थका हुआ था, पर अब रास्ता साफ था। अब सिर्फ एक नाम था जो मेरी नींद, मेरा सुकून सब खा गया था। सुशीला देवी, जिसने माया को उस रात अस्पताल में भर्ती किया था, जिसने आखिरी बार उसे जिंदा देखा था। मैंने पुरानी फाइल फिर से उठाई। 300B। उसी में एक कोना मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपा दिया हो। मुड़ा हिस्सा सीधा किया तो नीचे पेंसिल से लिखा था, शिफ्टेड टू अजामगार 2016, लास्ट नोन सदार हॉस्पिटल, आजमगढ़। मेरे कान खड़े हो गए। वहां मेरा एक पुराना जानकार था, यूसुफ, जो सिविल लाइन में फार्मेसी चलाता है। मैंने बिना वक्त गंवाए गाड़ी उठाई और दोपहर होते होते आजमगढ़ पहुंच गया। पुराने रास्तों से होते हुए जब मैं सदर अस्पताल पहुंचा तो एक अजीब सा सन्नाटा था। गर्मी में पसीने की धार, पर मन में एक ही सवाल, क्या अब भी वो नर्स यहां है? रिकॉर्ड रूम के बाबू को 200 का नोट पकड़ाया और धीरे से पूछा, सुशीला देवी नाम की नर्स थी, कुछ साल पहले आई थी यहां। बाबू ने रजिस्टर उठाया, चश्मा ठीक किया और बोला, हां थी, 2016 में आई थी, 2019 में अचानक छुट्टी पर गई, फिर लौटी नहीं, कोई पता नहीं चला। मैंने पूछा, कोई पता ठिकाना लिखा है? बाबू बोला, बस ये देख लो। रजिस्टर में आखिरी पता लिखा था, ग्राम बड़का मलगवा, थाना अहरौला, जिला आजमगढ़। गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। पगडंडी वाले रास्ते, इक्का दुक्का लोग और दूर दूर तक कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं। लेकिन 2 घंटे की खोजबीन के बाद आखिरकार मैं एक कच्चे मकान के सामने खड़ा था। दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं रामजीत, एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। माया केस के बारे में जानना है। एक पल सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, आंखों के नीचे काले घेरे, बाल बिखरे हुए, चाल में डर। उसने मेरा नाम सुना और बोली, क्यों आया है तू? सब भूल जा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने विनती की, मुझे जानना है, रातों की नींद उड़ चुकी है, आपकी मदद चाहिए। वो थक कर दरवाजे के पास बैठ गई। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर उसने कहना शुरू किया, 2015 की बात है। माया को जब लाया गया था
तो उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बच्चा जिंदा था और माया के पेट में कोई हलचल नहीं थी, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन नहीं हुआ। मैंने पूछा, मतलब? वो बोली, मैंने अपने हाथों से उसका चेकअप किया था। उसके शरीर में कोई गर्भ नहीं था, लेकिन गोद में बच्चा था, बिल्कुल सही सलामत। और माया का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी को खा लिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, फिर? हमने रिपोर्ट बनाई, सब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह मामला पुलिस को नहीं देना चाहिए, बदनामी होगी, इसलिए हमने केस को सीधा मृत्यु उपरांत भ्रम बता दिया। और बच्चा अनाथालय भेज दिया गया। नाम रखा गया अंश। मैंने महसूस किया कि कुछ तो था जो अब तक छुपाया गया। मैंने पूछा, क्या वो बच्चा अब भी जिंदा है? वो कांपते हुए बोली, हाँ, और वही है जिसने माया की आत्मा को बांध रखा है। जब तक अंश को उसकी सच्चाई नहीं पता चलेगी, माया की आत्मा चैन से नहीं जाएगी। अब तक मुझे लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई तो अब सामने आई थी। माया की आत्मा का चयन उस बच्चे से जुड़ा था जिसे उसने जन्म नहीं दिया था, लेकिन जो उसकी गोद में मिला था। मैंने सुशीला देवी से विदा ली। वो बोली, अब तू ही कर सकता है कुछ। मैंने बहुत झूठ छुपाया, अब तुझ पर भरोसा है। गाड़ी में बैठा तो मन भारी था। अब मेरी मंजिल साफ थी। मुझे उस अनाथालय पहुंचना था जहां अंश को भेजा गया था। सुशीला देवी से मिलकर लौट रहा था, लेकिन अब सफर सीधा नहीं लग रहा था। रास्ता जैसे खुद पूछ रहा हो, अब क्या करेगा रामजीत? मन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अंश। वो बच्चा जिसे माया के साथ अस्पताल लाया गया था, लेकिन जो उसका था ही नहीं। सुबह होते होते मैं बलिया के पास के एक पुराने मिशनरी अनाथालय में पहुंचा, जहां उस वक्त अंश को भेजा गया था। दरवाजे पर तख्ती थी, शांति निकेतन बाल गृह। सामने एक बूढ़ा गार्ड बैठा था। मैंने उससे पूछा, भाई, अंश नाम का कोई बच्चा यहां रहता है क्या? वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला, बहुतों के नाम अंश जैसे होते हैं, तुम कौन हो? मैंने धीरे से कहा, मैं उसे जानना चाहता हूं। मैं उसे माया के साथ अस्पताल लाया था, ड्राइवर था उस रात का। गार्ड कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, एक बार अंदर माताजी से मिल लो, सब बताएंगी। मैं सीधा उस बूढ़ी सिस्टर मैरी के पास गया जो इस अनाथालय को चलाती थी। अंश? हाँ, वो अब यहां नहीं है, उन्होंने कहा। दिल धक से रह गया। तो फिर कहां गया? मैंने घबरा कर पूछा। 5 साल पहले एक आदमी उसे गोद ले गया था, सरकारी प्रक्रिया से नहीं, कुछ निजी माध्यम से। पता भी फर्जी निकला बाद में, हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने पूछा, उस आदमी का नाम पता है? सिस्टर बोली, नाम तो बताया था, हरिश्चंद्र प्रसाद, पर कोई रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, और अंश के बारे में तब से कोई खबर नहीं। अब कहानी फिर धुंधली होने लगी थी, पर तभी सिस्टर ने एक छोटा सा डब्बा मेरे सामने रखा। ये अंश की कुछ चीजें हैं जो यहीं रह गई थी, उन्होंने कहा। मैंने डब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा खिलौना ट्रक था और एक पुरानी फोटो। उस फोटो में एक औरत थी, शायद माया, और उसके साथ एक साधारण से चेहरे वाला आदमी। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके गले में वही लॉकेट था जो माया के मरने के बाद उसके शव के पास मिला था। मैं ठिठक गया। ये कौन है? मैंने पूछा। सिस्टर बोली, हमें नहीं पता, शायद वो आदमी जिसने अंश को गोद लिया। अब एक चीज साफ थी, जिस आदमी ने अंश को गोद लिया वो माया को पहले से जानता था, या शायद माया उसे जानती थी, लेकिन उस वक्त पहचान नहीं पाई। मैंने फोटो अपने पास रखी और अब सीधे गया उस अस्पताल के पुराने रजिस्टर की कॉपी देखने, जहां माया को लाया गया था। पुरानी एंट्री में जब मैंने गहराई से देखा तो एक कोना हाथ आया, विजिटर नेम हरिश्चंद्र प्रसाद, रिलेशन अननोन। माया की हालत खराब थी उस रात और शायद होश में नहीं थी, पर कोई था जो उससे मिलने आया था और कुछ दिन बाद अंश को गोद ले गया। अब मेरे सामने जो तस्वीर बन रही थी वो और भी भयानक थी। हो सकता है अंश को माया ने जन्म न दिया हो, लेकिन उसे माया की गोद में डालने वाला कोई अपना था, शायद कोई जो अंश को एक माध्यम बनाना चाहता था। मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठा और अब मेरे सामने 2 सवाल थे। एक, हरिश्चंद्र कौन है? दूसरा, वो अंश को क्यों गोद लेना चाहता था? गाड़ी चल रही थी, लेकिन मन में वही लॉकेट घूम रहा था, फोटो में वही चेहरा, शायद वही आदमी जिसने माया की मौत की असल वजह बनाई थी। अब कहानी सिर्फ माया की आत्मा की नहीं थी,
अब ये उस बच्चे की भी थी जिसे किसी ने इस्तेमाल किया। शायद माया उसे बचाने आई थी और शायद अब मुझे भी उसी को बचाना था। फोटो जेब में रखकर मैं सीधा बलिया के उत्तर में बसे उस गांव की तरफ चला जिसका नाम रजिस्टर के पीछे हल्के पेंसिल में लिखा था, चौड़धारी। नाम पहली बार सुना था, गूगल मैप पर भी ढंग से नहीं आया। पास के पेट्रोल पंप पर पूछा तो एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, उधर नहीं जाना बेटा, उस जगह का नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते। मैं चुप रहा। वो बोला, बहुत साल पहले वहां से बच्चे गायब होते थे। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर एक बाबा आए जिन्होंने कहा कि वहां की जमीन ही अपवित्र है। उसके बाद गांव वीरान हो गया। मैंने पूछा, हरिश्चंद्र प्रसाद उस गांव में रहता है क्या? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। फिर धीरे से बोला, अगर वो नाम वहीं से जुड़ा है तो संभल कर जाना बेटा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। रास्ता टूटा फूटा था। चारों तरफ ऊंची झाड़ियां, सुनसान खेत और खंडीली बाड़ें थीं। फोन की नेटवर्क जा चुकी थी। सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा, चौड़धारी ग्राम पंचायत। नीचे कोई नेल पॉलिश से लिखा था, जो आए वापस न जाए। मैं मुस्कुराया। चलो रामजीत, अब तो यही बचा था। गांव में दाखिल होते ही एहसास हुआ कि यहां वक्त थम गया है। दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियों पर जंग, दीवारों पर अजीब लाल निशान। सड़क के किनारे एक मंदिर था जिसकी मूर्तियां आधी जली हुई थीं। मैंने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। एक टूटी सी चौपाल के पास रुककर मैंने एक आवाज लगाई, कोई है? कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठकर मेरी तरफ आया। उसकी आंखें लाल थीं और गला फटा हुआ। उसने पूछा, काहे आए हो यहां? मैंने सीधा कहा, हरिश्चंद्र प्रसाद को ढूंढ रहा हूं। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। मत पूछ उसका नाम। वो आदमी यहां का नहीं था, लेकिन यहां की मिट्टी से जुड़ गया था। मैंने धीरे से पूछा, अंश नाम का बच्चा क्या यहां कभी लाया गया था? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, उसने बच्चों को लाने की आदत बना ली थी। उनके साथ कुछ करता था जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो आदमी बोला, हरिश्चंद्र कोई आम आदमी नहीं था, कुछ तंत्र करता था। उसका दावा था कि उसे पुनर्जन्म का राज मिल गया है और उस राज की कुंजी होते हैं अनाथ बच्चे। उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो मां से जुड़ा हो पर मां के बिना पैदा हुआ हो। ऐसा ही कोई, जैसे अंश। मेरे हाथ कांपने लगे। यानी अंश सिर्फ गोद लिया बच्चा नहीं था, वो उसकी तपस्या का हिस्सा था। मैंने पूछा, अब वो कहां है? बूढ़ा बोला, पता नहीं, वो कई साल पहले खुद को गांव के बाहर वाले कुएं में समर्पित कर गया। लेकिन लोग कहते हैं वो आज भी कभी कभी दिखता है और तब गांव में फिर कोई बच्चा गायब हो जाता है। अब मेरे लिए ये सिर्फ खोज नहीं रही थी, अब ये एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैं उस कुएं की तरफ बढ़ा जो गांव के बाहर था। रास्ता इतना सुनसान था कि हर कदम पर लगता था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। कुएं तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। आसमान पर अजीब सी गुलाबी लकीरें थीं। कुएं के पास एक पुराना लकड़ी का मचान था। उस पर किसी ने कोयले से लिखा था, मां के बिना आया है, मां को ही पाएगा। मैं समझ गया, हरिश्चंद्र सिर्फ तांत्रिक नहीं था, वो शायद माया का अपना कोई था, या शायद वही जिसने माया को मारा ताकि बच्चा मुक्त हो जाए। अब सवाल था, क्या अंश अब भी जिंदा है? और अगर है तो कहां? मैं वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक पीठ के पीछे से किसी बच्चे की धीमी सी आवाज आई, अंकल, आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? मैंने घूम कर देखा। एक बच्चा खड़ा था, शायद 7 साल का। चेहरे पर वही मासूमियत, पर आंखें एकदम सूनी। मैं वहीं जम गया। तुम अंश हो? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराया और कहा, मुझे माया मां बुलाती है, लेकिन लोग अब मुझे कुछ और कहते हैं। वो बच्चा मेरे सामने खड़ा था, कद से, चेहरे से मासूम था, लेकिन उसकी आंखें वो जैसे किसी बहुत गहरे कुएं से झांक रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम अंश हो? वो मुस्कुराया, एकदम हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई राज सीने में छुपा हो और उसे दिखाने में मजा आ रहा हो। हाँ, शायद, उसने कहा। शायद? यह जवाब किसी बच्चे का नहीं हो सकता। मैंने उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए। तुम्हारी मां माया, क्या तुम उसे जानते हो? वो चुप रहा, फिर बोला, मां बहुत रोती है, रात में, मेरे अंदर से। मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहा है, पर उसकी आवाज में अब एक दोहरी गूंज थी।
जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों, एक बच्चा और एक औरत। क्यों लाए हो मुझे वापस? वो बोला। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास ले जाना चाहता हूं। तुम बहुत देर से आए हो। उसने सिर झुकाया। अब मुझ में मां ही है। अब मैं वहीं हूं जहां मां की चीखें बंद नहीं होती। अचानक चारों तरफ हवा तेज हो गई। उस वीरान कुएं के आसपास की सूखी घास उड़ने लगी। कुएं से सीटी जैसी आवाज निकलने लगी और उस बच्चे के चेहरे पर एकदम सफेद साया छा गया। तुम क्या हो? मैंने धीरे से पूछा। वो बच्चा अब मेरी तरफ देख रहा था, पर उसकी आंखें काली हो चुकी थी। मुझे बचाने की कोशिश की थी ना, उसने कहा, पर कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। अब मां मुझे खुद के पास ले आई है। अब हम अलग नहीं होंगे। मैंने जेब से माया की पुरानी तस्वीर निकाली, उसे दिखाया। ये रही तुम्हारी मां। देखो, जिंदा नहीं है, पर मैं उसे तुम्हारे पास लाया हूं। अब चलो मेरे साथ। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तस्वीर झूठ बोलती है। मां अब वैसी नहीं रही। अचानक कुएं की मिट्टी दरकने लगी। कुएं के भीतर से एक धुंधली आकृति ऊपर उठने लगी। एक औरत की झुकी हुई पीठ, बिखरे बाल और हाथों में खून से लथपथ एक झुंझुना। वो बोली, रामजीत, मेरा अंश अब मेरा है। तू अब यहां से नहीं जा पाएगा। मैं पीछे हटने लगा। मैंने तुम्हारा बच्चा ढूंढा है माया, मैं चिल्लाया। मैंने अपना वादा निभाया है। वादा निभाया? वो चीखी। तू देर से आया, बहुत देर से। कुएं से तेज हवा निकली और मेरी एम्बुलेंस की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बच्चा अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो कुएं की तरफ बढ़ गया। अंश, मैं चिल्लाया, लेकिन अब वो कोई बच्चा नहीं रहा था। वो कुएं के किनारे खड़ा हो गया, जैसे किसी अनदेखे हाथ को पकड़कर उतरने वाला हो। तभी उसकी आंखों में एक पल के लिए वो मासूमियत लौटी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, थैंक यू अंकल, मां अब मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। और फिर वो गायब हो गया। कुएं में सब कुछ एकदम शांत हो गया। हवा थम गई। वो औरत, वो भी जैसे कभी थी ही नहीं। मैं अकेला खड़ा था उस वीरान कुएं के पास, जहां एक बच्चा और उसकी आत्मा दोनों एक हो गए। मैं वापसी की गाड़ी की तरफ बढ़ा। अब अंश नहीं रहा, पर शायद उसे शांति मिल गई थी, या शायद कोई और कहानी शुरू हो चुकी थी। जब मैं एम्बुलेंस में बैठा तो पीछे वाली सीट पर वही झुनझुना पड़ा था, जिस पर खून के हल्के छींटे थे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैं एम्बुलेंस लेकर लौटा तो शरीर तो मेरा वही था, पर अंदर से मैं कुछ और हो गया था। झुनझुना अब भी पीछे वाली सीट पर था। कभी कभी वो अपने आप हिलता, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। मैंने कई बार सोचा कि इसे फेंक दूं, पर हर बार लगता ये अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अंश से वादा किया था। अब वो माया और उसके साथ कहीं चला गया। माया की आत्मा भी शांत हुई या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर अंश अब तक मेरे साथ है। कुछ दिन बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। अस्पताल वाले कुछ नहीं बोले, शायद उन्हें मेरी हालत समझ आ गई थी। मैंने गांव लौटने का फैसला किया। सोचा कुछ दिन सुकून मिलेगा, पर गांव की सड़कों पर चलते हुए जब रात में चुप्पी होती तो मुझे अक्सर पीछे से झुनझुने की आवाज आती, कोई हंसी जो बहुत धीमी और भारी होती। मैं पलट कर देखता, कुछ नहीं। एक रात मैंने फिर से उस पुराने झोले से झुनझुना निकाला, उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया, एक नदी में। पर अगली सुबह वो फिर वहीं पड़ा था, मेरी गाड़ी में, ताजा और सूखा। अब मुझे समझ आने लगा था कि यह कहानी पूरी नहीं हुई है। मैंने अंश को कुएं तक पहुंचाया, पर शायद उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी, या शायद अब वो मुझ में बस गया था। मैं जहां भी जाता बच्चे मुझे घूरते। कभी कभी कोई मां अपने बच्चे को दूर खींच लेती। कुत्ते मेरे पीछे पीछे भौंकते। मैं नींद में बड़बड़ाने लगा था। कई बार खुद को अंश के नाम से बुलाने लगता। एक रात जब बिजली चली गई थी और चारों तरफ अंधेरा था, मैंने आईने में खुद को देखा, और जो चेहरा मुझे दिखा वो मेरा नहीं था, वो अंश का चेहरा था, पर थोड़ा बड़ा, और आंखें वैसी ही काली। मैं डर के मारे चिल्लाया, पर कोई आवाज नहीं निकली। आईना हिलने लगा, मेरी परछाई दीवार पर सरकने लगी। एक बच्चा जो धीरे धीरे एक औरत में बदल रही थी। अब मुझे समझ आया, मैं अब अकेला नहीं था। अंश, माया और मैं तीनों एक हो चुके थे। अब मैं रातों को नींद में नहीं बोलता, मैं किसी और की आवाज में बोलता हूं। मैं अब एम्बुलेंस नहीं चलाता, पर कभी कभी वो अपने आप चालू हो जाती है। दरवाजा खुलता है, कोई बैठता है और मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूं।
मंजिल किसी अस्पताल का पिछला रास्ता, कभी वो कुआं, कभी वो पुराना स्कूल। हर बार कोई और आत्मा पीछे बैठी होती है, कभी एक माँ, कभी एक बच्चा। शायद अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा, अब मैं एक रास्ता बन चुका हूं उन लोगों के लिए जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं। आखिरी लाइन मेरी तरफ से, अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में एक एम्बुलेंस बिना सायरन के धीमे धीमे चलते दिखे तो उसके अंदर झांकना मत, क्योंकि हो सकता है मैं अब भी उसे चला रहा हूं और इस बार तुम्हारी सीट खाली हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, पवन कुमार भाई राजस्थान से, हेमातो भाई नागालैंड से, नरेंद्र दत्त भाई वेस्ट बंगाल से, अंकित अग्रवाल भाई मध्य प्रदेश से, साजन भाई पंजाब से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, इफ्तिखर भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, श्रद्धा राय बालाघाट से, मोहम्मद जकरिया भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, श्यामलाल भाई नागालैंड से, आदित्य भाई राजगीर इंडिया से, शिवा पाटिल भाई इंडिया से, आक्रमूल भाई इंडिया से, राहुल प्रजापति गुजरात से, अनुज कुमार बिहार से, राहुल महतो बिहार से, शिव प्रसाद पाटिल महाराष्ट्र पुणे से, कृष्णा भुजेल भाई इंडिया से, अनिल चौहान भाई बिहार से, संजय कुमार भाई दिल्ली से, चांद अली खान भाई हरियाणा से, समीम भाई हैदराबाद से, अजय अग्रवाल भाई उत्तर प्रदेश से, बालास्वेर भाई ओडिशा से, सैफली भाई झारखंड से, बिमल भाई नेपाल से, शकील भाई जम्मू कश्मीर से, अफरोज भाई मुंबई से, विशाल भाई मुंबई से, अमित जाटव भाई आजमगढ़ से, तलवंडी भाई पंजाब से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, कृति भाई ओडिशा से, तौसिफली भाई बिहार से, विवेक भाई दुबई से, अशोक भाई नेपाल से, स्मार्टी रोहन सिंह भाई इंडिया से, अंकुल भाई बीसलपुर से, करीना क्वीन पौरी घरवाल उत्तराखंड से, विशाल विसटा भाई नेपाल से, रंजना कुलदीप भाई अबोहर से, मुराद खान भाई इंडिया से, किरण दास वेस्ट बंगाल से, सक्षम भगत भाई पंजाब से, वसीम अहमद नागपुर महाराष्ट्र से, आफताब आलम खान भाई इंडिया से, आमिर भाई नेपाल से, हरीश भाई कर्नाटक से, रिम्बाटो मरिंग भाई मेघालय से, शब्बीर हुसैन सऊदी से, आजाद आलम भाई झारखंड से, अंकित भाई दिल्ली से, राजू भाई सूरत गुजरात से, माफिया भाई इंडिया से, सुशील भट्ट क्षेत्री भाई काठमांडू नेपाल से, नितेश बाबू इंडिया से, विवेक जाट भाई उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद साहिल भाई उत्तर प्रदेश से, विकास भक्ति भाई असम से, कदीर अहमद आजाद भाई कश्मीर पाकिस्तान से, सुनील राम भाई अनूपगढ़ से, अजीत भाई सिक्किम से, महेश राज भाई कानपुर से, दुलाप मेचे भाई नेपाल से, गजेंद्र गिरी भाई फिनलैंड से, भाई निखिल अस्थाना भाई कानपुर से, नदीम खान भाई ढाका बांग्लादेश से, रिंकू भाई ओडिशा से, देवेश भाई मुजफ्फरपुर से, गुरदीप भाई इंडिया से, अशोक भाई ओडिशा कथतपुर से, राजेश सिंह भाई उत्तराखंड से, मोहम्मद नुरेन खान भाई बिहार से, कौनगकान भाई असम से, विपिन भाई बुलंदशहर से, संत बहादुर भाई इंडिया से, श्रेय चौहान रुड़की से, सचिन कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से, नवाब अली भाई दिल्ली से, विकास जोशी भाई नेपाल काठमांडू से, सुनीता मालिक मध्य प्रदेश से, मोहम्मद टाबरक भाई इंडिया से, तुषार भाई इंडिया से, दीपक भाई त्रिलोकपुरी से, सानू भाई बिहार से, परवीन भाई ओडिशा से, आस्था बरेली से, सुल्तान खान भाई असम से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आश्विन भाई इंडिया से, अंकुश बंसल भाई आगरा से, सनी भाई तारानगर से, मिलन भाई सिक्किम से, सुनील जाट भाई इंडिया से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, कोमल भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, एमडीए नासिर भाई चेन्नई से, अनिल भाई इंडिया से, सागर सोलंकी राजकोट से, शाहीन भाई दिल्ली से, दानिश जफर भाई बिहार से, अंकुर बंसल भाई उत्तर प्रदेश से, आर्यन अली भाई इंडिया से, निशा छेत्री असम से, विकास द्विवेदी भाई इंदौर से, शिल्पा जी बिहार बरेली से, किरण दास खरगपुर वेस्ट बंगाल से, रंजीत कुमार भाई मुंबई से, जेडी पनिका महासमुंद छत्तीसगढ़ से, गौतम भाई असम से, गणेश कंडेल भाई नेपाल से, मेन्नी भाई कोटा राजस्थान से, माया शर्मा मौर्याटिस से, शंकर भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई लुधियाना से, जसबीर सिंह सिंधु भाई बिहार से, अलिक दास जलपगुरी से, शाहरुख खान हसनपुर उत्तर प्रदेश से, सूरज पासवान भाई झांझा से,
पार्वती सैनी फरीदाबाद से, धनराज हैखद्दे नागपुर महाराष्ट्र से, बबुनी सेनापति ओडिशा से, खुशबू प्रजापति राजस्थान से, शिवम गुप्ता भाई आजमगढ़ से, निहारिका संबालपुर ओडिशा से, सूरज भाई मोरियाटिस से, हैरी गुजर भाई दिल्ली से, गुड्डा भाई सहरसा बिहार से, मनु भाई जफराबाद से, मोहन ठाकुर भाई नेपाल से, विक्की भाई दिल्ली से, सुनील भाई चंडीगढ़ से, विक्रम ठाकुर कबीर धाम छत्तीसगढ़ से, हरिकिशन सक्सेना भाई हाथरस से, रितेशु बाले भाई नासिक से, सुखप्रीत सिंह जालंधर पंजाब से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, अजय भाई इंडिया से, शत्रु मार्टिन भाई अरुणाचल प्रदेश से, कृणाल भगत भाई महाराष्ट्र से, विनेश कुमार भाई हाथरस से, कमलेश भाई महाराष्ट्र से, सुबरात दाश भाई ओडिशा से, दीप छेत्री भाई कोलकाता से, आरव फिरोजपुर से, उत्तम हलदार भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, कुणाल राव भाई उदयपुर राजस्थान से, अक्षय भाई देहरादून से, आसिफ भाई कराची पाकिस्तान से, सुखजीत सिंह और गुरमन सिंह फिरोजपुर पंजाब से, मितेश भाई गुजरात से, सीताराम भाई नेपाल से, मंतोष पासवान भाई इंडिया से, संतोष भाई शेम्बल से, आशीष शेरपा भाई नेपाल से, चंद बाबू राजस्थान से, मोहम्मद आमिर भाई कोलकाता से, रवि काव्या विनायक भाई पंजाब से, अजुल हसन भाई गोरखपुर से, आफताब भाई माडोसा से, मिट्ठू शाह भाई सिलीगुड़ी से, आजाद भाई झारखंड से, मोहम्मद सांबे भाई मुस्कट ओमान से, दिनेश चौहान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, बबीता मासी न्यू दिल्ली से, रवि त्रिपाठी लखनऊ से, परितोष भाई दरभंगा बिहार से, मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, हैदर अब्बास भाई लखनऊ से, रोशन भाई जम्मू कश्मीर से, शंकर पासवान भाई अंसोल से, मंटू अग्रवाल भाई गुवाहाटी असम से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।